मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रंजीत सिंह, गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 BLM श्री विजयनगर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अपने कल जो है टीचिंग सब्जेक्ट रसायन विज्ञान उसके बारे में अध्ययन शुरू किया था ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो रसायन विज्ञान जो शिक्षण विषय है उसके अंदर कल अपने जो टॉपिक शुरू किया था रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला, उसके बारे में अपने डिस्कस कर रहे थे। तो रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला के अंदर अपने कल उसका जो है प्रयोगशाला की जो आवश्यकता क्यों पड़ती है कि अपने योग रसायन विज्ञान प्रयोगशाला जो है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है बच्चों को और टीचर को, दोनों के लिए इसकी आवश्यकता के बारे में अपने अध्ययन किया था कल कि टीचर को इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है रसायन विज्ञान प्रयोगशाला की और बच्चों को आवश्यकता क्यों पड़ती है। उसमें हमने ये देखा था कि जो विज्ञान के विषय हैं उनमें बिना प्रयोगशाला के उनको अच्छे से जो है बच्चों को नहीं सिखाया जा सकता या अपने यूँ पहले नहीं पढ़ाया जा सकता, क्योंकि विज्ञान ऐसे विषय हैं जिनको प्रयोगात्मक रूप से बच्चों को प्रैक्टिकली वर्क जो है वो करके सिखाना जरूरी होता है, तभी बच्चे उसमें पारंगत हो पाते हैं और अच्छे से सीख पाते हैं। तो रसायन विज्ञान प्रयोगशाला जो है उसकी आवश्यकता के जो पॉइंट थे वो कल अपने डिस्कस कर लिए थे, कंप्लीट मैंने करवा दिया था। रसायन विज्ञान प्रयोगशाला की आवश्यकता क्यों पड़ती है उसमें अपने जो है 9-10 पॉइंट पर डिस्कस किए थे। तो उसके बाद टॉपिक अपने वही आज भी, ठीक है, विषय रसायन विज्ञान है, क्लास जो है B.Ed फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर दोनों के लिए है। ये आपको मैंने कल भी बता दिया था कि जो टीचिंग सब्जेक्ट हैं इनका सिलेबस कॉमन होता है फर्स्ट ईयर के अंदर और B.Ed सेकेंड ईयर के अंदर। मतलब आप रसायन विज्ञान जो टीचिंग सब्जेक्ट है उसको चाहे प्रथम वर्ष के अंदर पढ़ो चाहे द्वितीय वर्ष के अंदर पढ़ो, सिलेबस जो इसका वो कॉमन रहता है, एक ही सिलेबस होता है सभी टीचिंग सब्जेक्ट में। ऐसे ही है साइंस के जो टीचिंग सब्जेक्ट हैं वो EI के अलावा अदर जो फैकल्टी है जैसे कॉमर्स या आर्ट्स है, इनके जो टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं उनमें भी यही होता है कि आप चाहे इसको प्रथम वर्ष में पढ़ो चाहे द्वितीय वर्ष में, इनका सिलेबस कॉमन रहता है जो है। बाकी सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं, फर्स्ट ईयर में अलग होते हैं, सेकेंड ईयर में अलग होते हैं B.Ed के अंदर, लेकिन टीचिंग सब्जेक्ट जो है ये सिलेबस इनका सेम रहता है। तो रसायन विज्ञान जो है इसकी प्रयोगशाला का अपने आज जो पॉइंट डिस्कस करने हैं, एक तो रसायन विज्ञान प्रयोगशाला का महत्व क्या है, दूसरा फिर रसायन विज्ञान प्रयोगशाला का डिजाइन का रूप में कह सकते हैं, या इसका जो है रसायन विज्ञान प्रयोगशाला जो है इसका भवन कैसा होना चाहिए, उसमें फर्नीचर कैसा होना चाहिए, भवन की दिशा, उसमें खिड़कियां दरवाजे कैसे, उसमें क्या क्या सामान होना चाहिए, है ना, क्या कुछ उसके अंदर अरेंजमेंट कैसे किस प्रकार से किया जाना है। तो वो डिजाइन होता है भवन का, वो कैसे होना चाहिए। और पहले अपने पढ़ना है कि रसायन विज्ञान प्रयोगशाला का महत्व, आवश्यकता को पढ़ ली थी तो महत्व पढ़ना है, इसका फायदा क्या है। अब महत्व की बात करें तो अपने देख रहे हैं रसायन विज्ञान प्रयोगशाला का टीचर के लिए क्या महत्व है और बच्चों के लिए क्या महत्व है, क्योंकि जो प्रयोगशाला है उसका अपने ये नहीं कह सकते कि बच्चों के लिए महत्व है या टीचर के लिए महत्व है, दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी होती है, क्योंकि टीचर भी रसायन विज्ञान प्रयोगशाला के बिना बच्चों को अच्छे से समझा नहीं सकता, पढ़ा नहीं सकता। और बच्चों की बात करें तो बच्चे भी प्रयोगशाला के बिना अच्छे से समझ नहीं सकते, सीख नहीं सकते, जो ज्ञान है टीचर देगा उनको, उसको अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए रसायन विज्ञान प्रयोगशाला का दोनों के लिए महत्व है, टीचर के लिए भी बच्चों के लिए भी। तो इसके कुछ पॉइंट अपने एक एक करके उनको डिस्कस करेंगे। तो महत्व के अंदर या इसका जो लाभ है, इसमें पहला पॉइंट है कि प्रयोगशाला में किसी प्रयोजन कार्य करते हुए विद्यार्थियों में समूह में कार्य करने की भावना का विकास होता है। ठीक है, जब बच्चे प्रयोगात्मक कार्य करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो टीचर क्या करते हैं, बच्चों को या तो सामूहिक रूप से एक साथ काम करने के लिए दे देते हैं। जैसे ग्रुप है क्लास का, मान लो 24 बच्चे हैं क्लास में, 30 बच्चे हैं, तो अगर तो कम बच्चों की क्लास है तो टीचर सबको एक साथ ही काम दे देता है करने के लिए प्रयोगात्मक कार्य। पहले टीचर को तो करके दिखा देगा, बच्चों को भी ये आपने ऐसे प्रैक्टिकल करना है, फिर सभी बच्चे मिल करके एक साथ कार्य करते हैं। अगर कक्षा में बच्चे ज़्यादा हैं, संख्या ज़्यादा है, तो टीचर क्या करते हैं, उनका ग्रुप बना देता है 10-10 के या 20-20 के, और उनको कार्य करने के लिए दे देते हैं। इसमें बच्चे फिर समूह में या अपने के लिए ग्रुप में मिलकर के कार्य करते हैं
तो जिससे उनके अंदर समूह में कार्य करने की भावना का विकास होता है। समूह के अंदर मतलब कार्य करना है बच्चों ने, तो उनमें नैतिकता की भावना भी आती है, सहयोग की भावना भी आती है, ठीक है। मिलजुल करके कार्य करने से प्रेम की भावना जो इनके अंदर आती है। तो ये प्रयोगशाला का महत्व है, अपने यहाँ कह सकते हैं कि फायदा है। समूह में कार्य करने की जो भावना है बच्चों में वो प्रयोगशाला के द्वारा विकसित होती है, या आप कह सकते हैं कि की जा सकती है प्रयोगशाला के द्वारा, जिससे बच्चे में समाजीकरण का गुण भी आएगा। अब मिलजुल के कार्य जो बच्चे करेंगे ग्रुप के अंदर, उनमें सामाजिकरण भी आएगा, मतलब सामाजिकता की भावना। समाज के अंदर कैसे रहना है, मिलजुल करके दूसरों का कैसे सहयोग करना है, दूसरों से कैसे सहयोग लेना है, किसकी मदद कैसे करनी है ना, दूसरों की कैसे मदद करनी चाहिए, दूसरों से कैसे मदद लेनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है समाज के अंदर बच्चे को जो है पता होनी जरूरी है। और जब बच्चा प्रयोगात्मक कार्य करता है प्रयोगशाला के अंदर, समूह के अंदर, तो उसमें ये वाले गुण जो है सामाजिकरण के या सामाजिकता के गुण भी आते हैं, इसका फायदा है। दूसरा, अपने इसका महत्व या लाभ की बात करें प्रयोगशाला के अंदर, प्रायोगिक तकनीकों के विकास के लिए प्रयोगशाला पर्याप्त अवसर बच्चों को उपलब्ध कराती है। प्रायोगिक तकनीकों के अवसर, प्रायोगिक तकनीकें मतलब जो बहुत सारे ऐसे टॉपिक या प्रकरण होते हैं विज्ञान के अंदर, जो बच्चों को कक्षा के अंदर पढ़ा दिए जाते हैं, उनके बारे में बता दिया जाता है, ठीक है। लेकिन उनमें क्या क्या टेक्निक लगनी है उन कार्यों को करते समय, तो वो टेक्निक जो है उनको सीखने का अवसर बच्चे को तभी मिलता है जब बच्चा प्रयोगशाला के अंदर जाकर के समय उस कार्य को करके देखता है। तो प्रयोगशाला के अंदर जब बच्चा समय कार्य करता है तो उसमें विभिन्न प्रकार की जो तकनीकें हैं उनको सीखने का अवसर बच्चे को मिलता है, और बच्चा बहुत सारी तकनीकें आसानी से सीखता है। इसके बाद है तीसरा पॉइंट, छात्रों में प्रायोगिक कौशलों में अभ्यास और पारंगति के लिए प्रयोगशाला की उत्तम स्थान होती है। एक तो अभ्यास, छात्र जो है उनमें अभ्यास जो है उसकी भावना होनी चाहिए या अभ्यास का गुण होना चाहिए। मतलब कोई भी कार्य है या कोई भी बिंदु है, शिक्षण बिंदु, जब बच्चों को एक बार टीचर ने पढ़ा दिया, बता दिया, तो बच्चों को उस पर अभ्यास करना जरूरी होता है। तो अभ्यास का नियम अपने को पता है कि लर्निंग जो टीचिंग सब्जेक्ट है अपने फर्स्ट ईयर के अंदर, उसमें भी आपने पढ़ा था, थॉर्नडाइक ने अभ्यास का नियम बताया है। सीखने के जो नियम है उसके अंदर कि जिस चीज़ का या जिस क्रियाविधि का या जिस क्रियाकलाप का अपने बार बार अभ्यास करते हैं वो तो जो है दृढ़ हो जाता है व्यवहार, और जिस चीज़ का या जिस व्यवहार का या जिस आदत का अभ्यास नहीं किया जाता लंबे समय तक, वो धीरे धीरे जो है कमजोर पड़ जाती है और व्यक्ति जो है जीव उसको भूल जाता है। तो अभ्यास जो है ये प्रयोगात्मक कार्यों में अभ्यास में पारंगति, मतलब अभ्यास के अंदर निपुणता बच्चों में प्रयोगशाला के द्वारा आती है। क्योंकि बच्चे प्रयोगशाला के अंदर क्या करते हैं, जब प्रैक्टिकल कार्य कर रहे होते हैं तो वो बार बार करके देखते हैं। प्रयोगात्मक कार्य के अंदर जो प्रैक्टिकल है उसको बार बार करके, क्योंकि 10 बच्चों का ग्रुप है तो सभी बच्चों की कोशिश रहती है कि सभी उसको एक बार करके देखें, या जो है बार बार बच्चे एक बार करते हैं उसमें कोई त्रुटि रह जाती है, उसी प्रयोग को 2 बार दोहराया जाता है, 3 बार दोहराया जाता है। तो जब बार बार कार्य करते हैं तो बच्चों में अभ्यास का गुण जो है वो आता है कि जब किसी चीज़ का बार बार अभ्यास किया जाएगा तो वो लंबे समय तक याद रहेगी। कहने का मतलब प्रयोगशाला के अंदर बच्चों में कार्य करते समय उनमें अभ्यास का जो महत्व है वो उनको अच्छे से समझ में आ जाता है कि अभ्यास जो है वो कितना जरूरी है। इसके बाद है प्रयोगशाला में कार्य करते हुए अधिगमकर्ता के दायित्वों का बोध और विकास होता है। अधिगमकर्ता किसको कहते हैं, जो अधिगम कर रहा है मतलब जो सीख रहा है, ठीक है। अधिगमकर्ता मतलब स्टूडेंट, ठीक है। अब टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है, ठीक है, तो बच्चे जो है वो पढ़ रहे हैं टीचर से, तो वो अधिगम करता है। तो जब प्रयोगशाला के अंदर बच्चे कार्य करते हैं तो उनमें अधिगमकर्ता के जो दायित्व है मतलब समय के, स्टूडेंट के, ठीक है, या शिष्य के, अपने कह सकते हैं जो दायित्व होते हैं किसके प्रति, टीचर के प्रति, अपनी पढ़ाई के प्रति, ठीक है, अपना जो है कार्य है उसके प्रति, ठीक है, अपने गार्जियन के प्रति उनके जो दायित्व है
उनका हमको अभ्यास होता है। तो ये प्रयोगशाला का एक अपने कह सकते हैं फायदा है, लाभ है कि इसमें अधिगमकर्ता जो है उसको अपने दायित्वों का बोध होता है और अपने दायित्वों का विकास भी उसमें आता है। उसको पता चलता है कि मेरे क्या क्या दायित्व है और उसका निर्वहन अच्छे से किस प्रकार से किया जा सकता है। अगला पॉइंट है कि प्रयोगशाला में कार्य करते हुए शिक्षक, शिक्षार्थी व प्रयोगशाला सहायक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में पारस्परिक सौहार्दता विकसित होती है। प्रयोगशाला के अंदर जब बच्चे कार्य करते हैं, टीचर भी बच्चों के साथ जाता है, तो इस दौरान शिक्षक, शिक्षार्थी मतलब टीचर स्टूडेंट दो ही जाएंगे काम करने के लिए वहाँ। इसके अलावा प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला के अंदर जो लैब असिस्टेंट होता है, जो प्रयोगशाला के कार्य के दौरान बच्चों की हेल्प करता है या बच्चों को सामान इशू करके देता है और वापस जमा करता है, प्रयोगशाला का रखरखाव करता है, मेंटेनेंस करता है, लैब असिस्टेंट या प्रयोगशाला सहायक उसको कहते हैं अपने। तो वो एक टीचर हो गया, स्टूडेंट हो गया, लैब असिस्टेंट या प्रयोगशाला सहायक, और एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या जो फोर्थ क्लास जिसको अपने कहते हैं। इन सभी के अंदर जो है सौहार्द या प्रेम या जो है मिलजुल के कार्य करने की भावना का विकास भी होता है और उनके अंदर जो है महत्वपूर्ण संबंध भी बने रहते हैं। ठीक है, तो क्योंकि वो जब बार बार प्रयोगशाला के अंदर कार्य करने बच्चे जाते हैं तो उनके आपस में संबंध अच्छे बनते हैं। तो इस प्रकार प्रयोगशाला में कार्य करने से शिक्षक, विद्यार्थी, प्रयोगशाला सहायक और जो फोर्थ क्लास जो है, इन सभी में पारस्परिक जो सौहार्दता विकसित होती है, मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित होते हैं, मिलजुल के कार्य करने की भावना का विकास भी होता है। अगला पॉइंट है वस्तुओं को व्यवस्थित रखने में अधिगमकर्ता को प्रशिक्षण प्राप्त होता है। अब वस्तुओं को व्यवस्थित रखना है, वस्तुएं मतलब प्रयोगशाला के अंदर जब बच्चे कार्य करने जाएंगे उनको वो जो वहाँ पे उपकरण दिए जाएंगे या उनको जो वस्तुएं दी जाएंगी या उनको जो केमिकल दिए जाएंगे कार्य करने के लिए। ठीक है, तो इन सभी सामान को, सभी उपकरणों को या जो केमिकल हैं इनको जो है व्यवस्थित रखने का प्रशिक्षण मिलेगा। मतलब जैसे बच्चे को जो है केमिकल या अपने मूलक रेडिकल का जो है वो मटेरियल दे दिया है प्रयोग करने के लिए, तो बच्चे फिर उनको कैसे व्यवस्थित करके रखते हैं, कैसे संभाल करके रखते हैं ताकि वो वेस्ट ना हो, ठीक है, खराब ना हो जाए। और जो उनको उपकरण दिए हुए उनको वो कैसे अपने मेज के ऊपर व्यवस्थित करके रखते हैं, संभाल करके रखते हैं ताकि कोई भूख ना हो जाए, कोई दुर्घटना ना हो जाए। तो कहने का मतलब प्रयोगशाला के अंदर कार्य करने से बच्चों के अंदर व्यवस्थित करके वस्तुओं को रखने का प्रशिक्षण आ जाता है। ठीक है, फिर कैसे व्यवस्थित करके अरेंजमेंट करके या मैनेजमेंट करके वस्तुओं को रखा जाता है, इसका उसके अंदर प्रशिक्षण मिलता है बच्चों को। इसके बाद है समस्या समाधान के लिए प्रयोगशाला वैज्ञानिक विधि में पारंगत के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराती है। अब प्रयोगशाला के अंदर बच्चे वैज्ञानिक विधि से कार्य करते हैं। अब वैज्ञानिक विधि कार्य करते हैं समस्या समाधान पर आधारित होती है, ये अपने को पता है, अपने पहले पढ़ चुके हैं भी। समस्या समाधान के लिए वैज्ञानिक विधि विज्ञान के अंदर अपनाई जाती है। समस्या का मतलब टीचर ने बच्चों के सामने कोई जो है समस्या रख दी, समस्या का मतलब कोई टॉपिक दिया बच्चों को, विज्ञान से संबंधित कोई सवाल दिया है ना, कोई शिक्षण बिंदु दिया, कोई डायग्राम दिया, कुछ भी हो सकता है प्रकरण, तो बच्चे उसको स्वयं हल करें। तो वो जो प्रकरण है या जो टॉपिक है या जो सवाल दिया है टीचर ने, वो बच्चों के लिए एक समस्या कहलाएगी। तो बच्चे उस समस्या का फिर समाधान करेंगे, उसके लिए फिर बच्चे जो है समस्या का समाधान निकालने के लिए वैज्ञानिक विधि को अपनाएंगे। तो प्रयोगशाला के अंदर कार्य करने से बच्चों में वैज्ञानिक विधि से समस्या को हल करने का प्रशिक्षण मिलता है या उनमें वैज्ञानिक विधि से समस्या को हल करने की आदत का विकास होता है। ये अपने प्रयोगशाला के महत्व में बता सकते हैं। इसके बाद है प्रयोगशाला में सामग्री को समुचित रखरखाव कैसे करना है। सामग्री का प्रयोगशाला के अंदर जो सामग्री बच्चों को दी जाती है कार्य करने के लिए और वापस फिर बच्चों से जमा करके रखी जाती है प्रयोगशाला के अंदर, तो प्रयोगशाला से बच्चों में जो सामग्री है उसका समुचित रखरखाव कैसे किया जाना है और उपयोग के समय सुरक्षा कैसे की जानी है,
इसके लिए उनमें प्रशिक्षण प्राप्त होता है। मतलब प्रयोगशाला के अंदर जब बच्चे कार्य करते हैं उनमें एक तो सामग्री को कैसे सुरक्षित रखना है, जैसा भी मैंने पीछे भी बताया था कि बच्चों को कोई मटेरियल दे दिया, जैसे रेडिकल दे दिए निकालने के लिए, तो उसका जो उनको कच्चा पदार्थ दिए गए जिसमें सभी रेडिकल मिक्स हैं, उनको कैसे संभाल करके रखना है। ठीक है, ये बच्चे धीरे धीरे सीखेंगे जब वो प्रयोगशाला के अंदर कार्य करेंगे। एक तो इसका उनमें प्रशिक्षण आता है, सामग्री का समुचित रखरखाव का, और उपयोग करने का प्रशिक्षण भी आता है। ठीक है, उपयोग फिर उसका कैसे करना है, किस प्रकार से उपकरणों का उपयोग करना है, किस प्रकार से सामग्री का उपयोग करना है। ठीक है, प्रयोगशाला के अंदर जब बच्चा कार्य करता है तो उनमें ये गुण आते हैं। अब प्रयोगशाला के अंदर तो प्रयोगात्मक कार्य से संबंधित सामग्री उपकरणों को व्यवस्थित करने और उनका उपयोग करने का गुण आता है। अब कक्ष के बाहर या स्कूल के बाहर बच्चे बहुत सारे और भी जो सामग्री है या उपकरण है उनका उपयोग करते हैं दैनिक जीवन में, तो वहाँ पर भी उनमें ये गुण उनके काम आता है। सामग्री का उचित उपयोग कैसे करना है, उसका रखरखाव कैसे करना है, ठीक है ना, और उसका उपयोग करते समय क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। ये बच्चों में एक अच्छे गुण जो है वो विकसित होते हैं प्रयोगशाला के अंदर कार्य करते समय। इसके बाद अगला है, एक और अकेले प्रयोग करते हुए अधिगमकर्ता में आत्मविश्वास विकसित होता है। एक तो ये पॉइंट है भी अधिगमकर्ता जब अकेले कार्य करता है तो उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। इसके बारे में अपने कल भी बात की थी, आवश्यकता के अंदर भी अपने इसके बारे में देखा था कि अधिगमकर्ता जो है जब समय किसी कार्य को करता है, ठीक है, एक तो समय करता है, एक अकेला करता है, तो दो बातें होगी। अधिगमकर्ता मतलब स्टूडेंट, मतलब सीखने वाला, ठीक है। जब समय कार्य करता है और अकेला करता है तो उसमें आत्मविश्वास आता है, आत्मनुशासन भी आता है। ये कल हमने उसमें आवश्यकता में पढ़ा था कि बच्चों में आत्मविश्वास और आत्मनुशासन विकसित करने के लिए प्रयोगशाला की आवश्यकता पड़ती है। ये वहाँ भी लिख सकते हैं पॉइंट, और इसमें भी आएगा कि बच्चे जब प्रयोगशाला के अंदर किसी कार्य को समय करके देखता है या समय करके सीखता है तो उसमें आत्मविश्वास की भावना आती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चे का लेवल जो है उसका बढ़ता है। दूसरा, अकेला कार्य करता है जब बच्चा, तो बच्चा जब अकेला कार्य करता है तो भी उसमें आत्मविश्वास जो है उसकी भावना का विकास होता है। यूँ कह लें कि उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो ज़्यादा बढ़ता है। बच्चे में ये विश्वास आ जाता है मैं अकेला भी इस कार्य को कर सकता हूँ, क्योंकि जब समूह में कार्य करते हैं 10 बच्चे एक साथ, तो सभी बच्चे उतने सक्रिय नहीं रह पाते, क्योंकि एक बच्चा कार्य कर रहा होता है उसमें प्रैक्टिकल बाकी बच्चे उसकी सहायता कर रहे होते हैं या उसको देख रहे होते हैं। तो जब अकेला ही बच्चा किसी कार्य को कर रहा है तो वो जब उस कार्य को संपन्न कर लेता है, पूर्ण कर लेता है, तो उसमें जो है आत्मविश्वास जो है वो बढ़ जाता है। उसका आत्मविश्वास बढ़ने का कारण यही है कि मैंने समय बिना किसी की सहायता के, बिना किसी के हेल्प के ये कार्य को पूर्ण कर लिया है। तो कहने का मतलब जब बच्चा प्रयोगशाला के अंदर अकेला और समय किसी कार्य को करता है तो उसमें आत्मविश्वास जो है उसका दृढ़ होता है और अन्य कार्य करने की क्षमता भी उसमें धीरे धीरे आती है। और जब बच्चा प्रयोगशाला के अंदर समूह में कार्य करता है 10 बच्चों के, 15 बच्चों के, 5 बच्चों के, उसमें आत्म जो है विश्वास के साथ साथ आत्मनुशासन भी आता है। आत्मनुशासन की भावना भी विकसित होती है कि जब हम बिना टीचर की सहायता से प्रयोगात्मक कार्य कर रहे होते हैं या बच्चे मतलब बिना टीचर की सहायता से प्रयोग कर रहे होते हैं तो वो आत्मनुशासन में रहना भी सीख जाते हैं। तो उनमें आत्मनुशासन की भावना का विकास भी हो जाता है कि समय जो है कैसे अनुशासन में रहना है और दूसरों को कैसे अनुशासन में रखना है, इसकी भावना का विकास होता है। इसका प्रयोगशाला का अपने कह सकते हैं महत्व है। इसके बाद अगला है, इसी के अंदर दूसरी बात है, जब बच्चा समूह के अंदर कार्य करता है दूसरों की मदद करता है, ठीक है। जैसे प्रयोगशाला के अंदर 10 बच्चे प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो बच्चा समूह में कार्य करता है, एक बच्चा प्रैक्टिकल कर रहा है, दूसरे उसकी हेल्प कर रहे हैं। तो दूसरों की जब हेल्प की जाती है, मदद करते हैं बच्चे एक दूसरे की, तो मदद मांगने की स्थितियों में उनके अंदर और मदद करने की स्थितियों में मतलब 2 कंडीशन होंगी, या तो बच्चा दूसरे से मदद मांगेगा या दूसरे की मदद करेगा। अब मान लो कि 5 बच्चे हैं ग्रुप में, तो उनमें से एक बच्चा प्रैक्टिकल कर रहा होगा, दूसरे उसकी हेल्प कर रहे होंगे। जो प्रैक्टिकल कर रहा था वो तो मदद मांग रहा होगा कि मुझे ये पकड़ाओ, ये
ये दो, इसको ऐसे करो, और दूसरे उसकी सहायता कर रहे होंगे। तो समूह में कार्य करने से प्रयोगशाला के अंदर सहायता करने और सहायता मांगने की जो अपने कह सकते हैं आदत है उसका विकास होता है, या ये अपने कह सकते हैं कि अच्छी बात बच्चों में आती है कि बच्चे दूसरों की सहायता करना सीखते हैं और दूसरों से सहायता मांगना भी सीखते हैं। अब इसमें यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि दूसरों की सहायता करना आना चाहिए अपने को, ये ठीक बात है, और दूसरों से सहायता मांगना भी आना चाहिए। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो कह सकते हैं निम्न होता है, तो वो दूसरों से कभी भी हेल्प नहीं मांगते, हिचकिचाते हैं हेल्प मांगने में, सहायता मांगने में हिचकिचाते हैं, वो डरते हैं। कई बार किसी बच्चे को क्लास के अंदर कुछ समझ नहीं आ रहा होता, टीचर पढ़ा रहा होता है, तो वो बच्चा टीचर के सामने बोल नहीं पाता, टीचर से पूछ नहीं पाता, या टीचर से हेल्प नहीं मांग पाता, भी सर मेरी यह सहायता करो, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मेरे से ये हो नहीं पा रहा, है ना। तो कहने का मतलब सहायता मांगनी भी आनी चाहिए। ठीक है, तो सभी बच्चे सहायता दूसरों की कर भी नहीं पाते और सभी मांग भी नहीं पाते। सहायता करना फिर भी आसान है, सहायता मांगना मुश्किल है। तो आत्मविश्वास, जब बच्चे में कॉन्फिडेंस होगा तो ही बच्चा ये बातें कर पाएगा। तो दूसरों की सहायता करना और दूसरों से सहायता मांगना, इन दोनों गुणों का विकास बच्चे में तभी अच्छे से आता है या होता है जब बच्चा प्रयोगशाला के अंदर कार्य करता है, व्यक्तिगत या सामूहिक। प्रयोगशाला के अंदर व्यक्तिगत कार्य करेगा बच्चा तो भी उसमें बहुत सारे जो गुण का विकास होगा, और जो सामूहिक कार्य करेगा तो भी उसमें बहुत सारे गुणों का विकास होगा। इसके बाद है विज्ञान के सिद्धांतों को व्यवहारिकता से जोड़ना प्रयोगशाला का ही कार्य होता है, और प्रयोगशाला में पर्याप्त अवसर बच्चों को उपलब्ध रहते हैं। ठीक है, जो बच्चों को विज्ञान से संबंधित सिद्धांत बताए जाते हैं, प्रयोग बताए जाते हैं, उनको व्यवहारिकता में कैसे लाया जाए, ये व्यवहारिकता में लाने वाला कार्य प्रयोगशाला के अंदर ही संपन्न हो सकता है। या प्रयोगशाला बच्चों को मान लो भी अपने कह सकते हैं अवसर उपलब्ध करवाती है कि उनको जो सिद्धांत बताए गए, जो प्रयोग बताए गए हैं विज्ञान के अंदर, वो उनको व्यवहारिकता में ला सकते हैं। तो प्रयोगशाला वो स्थान है यहाँ पर बच्चे जो विज्ञान के सिद्धांत हैं या प्रयोग हैं या जो फैक्ट हैं उनको व्यवहारिकता में लाना सीखते हैं या व्यवहारिकता में लाते हैं। तो ये सबसे बड़ा फायदा है प्रयोगशाला का कि जो विज्ञान के सिद्धांत है बच्चे उनको व्यवहारिकता से जोड़ते हैं प्रयोगशाला के अंदर, और बच्चे फिर उनको अपने व्यवहार के अंदर अपने दैनिक जीवन में विज्ञान के जो सिद्धांतों को अप्लाई करते हैं, उनका अच्छे से बहुत जगह उपयोग भी करते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रयोगशाला में पर्याप्त अवसर भी बच्चे को उपलब्ध रहते हैं। जब बच्चा प्रयोगशाला के अंदर कार्य करता है तो बच्चे को बहुत सारे अवसर उपलब्ध होते हैं विभिन्न प्रकार के, क्योंकि ऑप्शन रहते हैं। बच्चा एक ही प्रैक्टिकल को कई तरीकों से करके देखता है, या बच्चा क्या करता है कि परिकल्पनाओं का निर्माण करता है, उसके आधार पर प्रयोग करता है। प्रयोग को पहले किसी एक प्रकार से करके देखता है, फिर दूसरे प्रकार से, फिर तीसरे प्रकार से। तो कहने का मतलब बच्चे में बहुत सारे अवसर जो बच्चे को उपलब्ध रहते हैं प्रयोगशाला के अंदर कार्य करने के, जिससे बच्चा जो है विभिन्न अवसरों को कैसे उपयोग में लेना है यह भी सीखता है। जब बच्चे के सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ जाती है, अवसर आ जाते हैं, तो कई बच्चे तब भी जो है उनका उपयोग करना जो है अच्छे से नहीं जानते होते। तो प्रयोगशाला के अंदर कार्य करने से बच्चे जो है वो अवसरों का उपयोग करना भी करने का मतलब सीख जाते हैं। तो ये था प्रयोगशाला का महत्व। अभी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो अपना ये पॉइंट अपने शुरू नहीं करेंगे। अपने ये पॉइंट पूरा आ गया रसायन विज्ञान प्रयोगशाला का महत्व। अब अपने करेंगे रसायन विज्ञान प्रयोगशाला का डिजाइन। ये टॉपिक अपने कल करेंगे, कल वाली वीडियो के अंदर। तो आज के लिए इतना ही है। अब मैंने 2 पॉइंट आपको करा दिए, कि रसायन विज्ञान प्रयोगशाला की आवश्यकता, दूसरा रसायन विज्ञान प्रयोगशाला का महत्व। अब कल अपने करेंगे तीसरा जिसका पॉइंट है रसायन विज्ञान प्रयोगशाला का डिजाइन, प्रारूप। उसमें हमने पढ़ेंगे इसका भवन कैसा होना चाहिए, ठीक है, उसमें जो है फर्नीचर की व्यवस्था, उसमें पानी की व्यवस्था, उसमें प्रकाश की व्यवस्था, ठीक है, ये सारी उसमें उपकरणों की व्यवस्था किस प्रकार से होनी चाहिए, ठीक है, फिर जो है ब्लैक बोर्ड वगैरह की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, ये अपने करेंगे। उसके बाद अपने पढ़ेंगे रख रखाव, सामान का लेखा जोखा या रख रखाव। प्रयोगशाला के अंदर जो सामान है, कौन कौन सा सामान होता है, उसका रख रखाव कैसे करना चाहिए।
फिर इसमें प्रयोगशाला में कार्य करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, तो ये चीज़ें अपने कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही है, इसको आप अच्छे से देख लेना। इसमें आपको कोई डाउट लगे तो आप हमारा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। तो आज के लिए इतना ही।